चैनल एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में सभी बहनों का, सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो शाम 6 बजे से लगातार रात 9 बजे तक चलती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया, पिछली क्लासेस को, वो चैनल पर जाकर चेक करें। प्ले लिस्ट सब्जेक्ट की अलग अलग मिल गई हैं आपको, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी गई हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है ये साइंस सब्जेक्ट की होने वाली, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने पिछले वर्षों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को नहीं परचेज किया है तो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पिछले सन 2016 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ फाइल है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगी। ये आपको मिल जाएगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के जितने भी आपके सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के सन 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की, उन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों का सॉल्व जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। और इनमें क्या होगा, विस्तृत व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे ओनली 100 रुपीज़ में। और आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वहीं पर आपको क्यूआर कोड वगैरह दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना। आपको तुरंत 3 से 4 मिनट के अंदर सारी पीडीएफ फाइल जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। एक बार इसका डेमो जरूर देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसके ये 2023 का, इसी तरह से 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2016 तक के पिछले जो पेपर हैं वो सारे सॉल्व पेपर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। इसमें विस्तृत व्याख्या सहित, ठीक है, जो आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, ठीक है, या फिर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, ठीक है। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसका सॉल्व क्वेश्चन आपको आंसर सहित मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न का भी जो आंसर है वो इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आपने पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हुए पेपर को अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में उसके आपकी हेल्प जरूर हुई होगी, क्योंकि 20 से 30% जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पेपर से, ठीक है। तो और आपको पता भी चल जाता है कि आखिर हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा रहेगा, लेवल कैसा रहेगा। तो सारी चीज़ें उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विस्तृत व्याख्या से तो ओनली 100 रुपीज़ में इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कल तक हमने 70 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 71 है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों, ठीक है, इसके अलावा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों, ठीक है, उत्पादों को प्रतीक के द्वारा, सूत्रों के द्वारा निरूपित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, उसे हम केमिकल फॉर्मूलेज के द्वारा जब यहाँ पर शो करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, चलिए देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। पहला तथ्य क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, यानी कि कौन कौन से पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है, और ये पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके आगे आखिर उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। उसके बाद तीसरा, अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत या सूत्र का ज्ञान होना। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो संकेत या सूत्र हैं जिसके द्वारा हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट, अभिक्रिया हेतु उचित ताप और उत्प्रेरक, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ रही या कोई कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ रही, तब वो सारी चीज़ें भी आवश्यकता अनुसार उनका आपको ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये रासायनिक समीकरण जो है वो बनती है, ठीक। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अम्ल, ठीक है, क्षार और लवण, अम्ल और क्षार और लवण को आपको बताना है, ठीक है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस जो कि वैज्ञानिक थे, इनके आयनन सिद्धांत के अनुसार क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो यहाँ पर बताए गए तीनों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। अम्ल क्या पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया एवं हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त तो और कोई ये धन आयन नहीं देते। हाइड्रोजन के अतिरिक्त ये कोई दूसरा धन आयन नहीं देते और ये जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसे H+ से जो है वो डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये आपका अम्ल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके अम्ल होते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है क्षार, बेस क्या होते हैं। ठीक है, बेस क्या होते हैं। अम्ल में अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं H2SO4, ये एक अम्ल में H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये आपका अम्ल है। ठीक है, अगर उदाहरण यहाँ पर लिखने के लिए आए, उदाहरण सहित बताइए तो आप लिख सकते हैं H2SO4 एक अम्ल है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद क्षार के बारे में देख लेते हैं। क्षार क्या है, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। वे हो गए कि जो जलीय बिल्ले में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, इस तरह से OH आयन देते हैं, OH हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, तो वो क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा और कोई रसायन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, ये आपका क्षारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षारक या क्षार या क्षारक। ठीक है, या तो क्षार बोलेंगे या उसे क्षारक बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया HNO3। ठीक है, HNO3। ठीक, तो ये क्या है, आपका क्षार है। अगला आपसे साल्ट पूछा जा रहा है, लवण। लवण क्या है, लवण के बारे में आपको बताना है। साल्ट क्या है, तो साल्ट के बारे में देख लेते हैं। धनायन, प्रायः धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋण आयन। ठीक है, धनायन, ठीक है, धनायन और किसी अम्ल के ऋण आयन जैसे क्लोरीन, ठीक है, NO3 और SO4 आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन ना होकर कुछ परमाणु का समूह होता है, जैसे अमोनिया NH4 आयन, K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, इसके अलावा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, CuNO3 आदि लवणों के उदाहरण। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लवण हैं, पूरी तरह से क्या है, ये लवण है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 73। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वायु प्रदूषण के स्रोत और दुष्प्रभाव। ठीक है, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है और इसका हमारे मानव जीवन पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट। तो वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। हमारी जो हवा होती है, जो वायु होती है, उसमें सभी तरह की जो गैसें हैं वो विद्यमान रहती हैं, लेकिन उन सबका एक अपना निश्चित अनुपात रहता है। सबसे अधिक मात्रा में आपको पता ही होगा नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। उसके बाद आपकी जो 31% गैस पाई जाती है वायु में, वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसकी यहाँ पर बताया भी गया है। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, और CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ठीक है, 0.03%, और अन्य जो गैसें बची हैं वो 0.07% होती हैं। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम हो जाती है या फिर अधिक हो जाती है, जिसकी यहाँ पर मान लीजिए नाइट्रोजन गैस की मात्रा बढ़कर 78 से क्या हो गई, ये 85 हो गई। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी मात्रा 0.03 से बढ़कर ये पॉइंट है 0.03 से बढ़कर इसकी जो मात्रा है वो 1.2 हो गई। ठीक है, या फिर इनकी मात्रा बढ़ गई या फिर वो घट भी सकती है। ठीक है, तो जो निश्चित अनुपात है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। संतुलन, बैलेंस क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है बैलेंस। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं आपको वायु प्रदूषण। ठीक है, यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाती है तो उसे ही हम वायु प्रदूषण बोल देते हैं। यानी कि जो वायु है, जो हवा है, वो प्रदूषित हो जाती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। वायु प्रदूषण के सोर्सेज क्या है ये आपको बताना है, तो स्रोत देख लेंगे। वायु प्रदूषण किन किन सोर्सेज से फैलता है, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो यद्यपि अधिकांश वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण होता है। ये जो ह्यूमन जो गतिविधियाँ करता है, हमारा जो मानव है, यानी कि हम खुद हैं मानव हैं, ठीक है, तो हम जो अलग अलग तरह से गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो वायु प्रदूषण होता है, जिसकी बहुत ही तेज आवाज़ में साउंड बजाना, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का साउंड हो, अगर बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ में बजाएंगे, ठीक है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण होगा, और वायु में भी उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण होगा। इसके साथ साथ अगर आप धुआं छोड़ते हैं, ठीक है, धुआं कैसा, जो चिमनियों से निकलता है, आपने देखा होगा ईंटें पकने वाली जो चिमनियाँ होती हैं, ठीक है, जो, या फिर अदर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ठीक है, अदर कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसी जहाँ पर केमिकल्स वगैरह बनते हैं और वहाँ पर हार्मफुल गैसें निकलती हैं, ठीक है, हानिकारक गैसें जाकर जब वायु में मिलती हैं, उससे भी क्या होता है, जो वायु का है वो प्रदूषित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया भी गया है, तथापि थोड़ा बहुत प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। तो यहाँ बताया गया वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत और वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। ठीक है, दो तरह से जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जो है वो हो सकता है। इसके बाद बताया गया है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं एयर पॉल्यूशन के, उससे आप यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें क्या क्या बताया गया एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया पॉइंट नंबर 1 में
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे दिमाग पर पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO। इससे व्यक्ति में क्षय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, दमा आदि बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, क्या होता है SO2 गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी दमा, खांसी आदि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कार्बन तथा धुओं के कैंसर और क्षय रोग हो जाता है। कार्बन तथा धुआं से क्या होता है, कैंसर और क्षय रोग जैसी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। ओजोन के प्रभाव से त्वचा कैंसर, आंखों के रोग, सीने में जलन और खांसी जैसे रोग जो हैं वो व्यक्ति को हो सकते हैं। तो वायु को प्रदूषण होने से हमें बचाना है, किसी तरह से प्रदूषण जो है वो वायु में नहीं करना हमें, ठीक है। जो फालतू की चीज़ें होती हैं इधर उधर, ठीक, वो नहीं करना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जल प्रदूषण के स्रोत और दुष्प्रभाव बताइए। जल प्रदूषण किस तरह से होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, जल में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के निश्चित अनुपात से कम या अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। आपने देखा ही होगा कई सारे जो कारखाने होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनका जो गंदा कचरा होता है वो डायरेक्टली सीवर लाइन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, जो नहरों में पहुँच सकता है या फिर नदियों में पहुँच सकता है या देखिए इसी तालाब में पहुँचता है। तब वो सारे के सारे जो जल स्रोत हैं वो प्रदूषित होते हैं किसी न किसी रूप से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना है अगर जल प्रदूषण से हमें निजात पाना है तब, ठीक। तो जल प्रदूषण के स्रोत क्या बताएंगे। सबसे पहले कारखानों का कचरा, जिसमें पारे और शीशे के अकार्बनिक यौगिक होते हैं और नदियों में ये बहा दिए जाते हैं। कारखानों का जो डायरेक्टली जो वेस्टेज होता है, ठीक है, यदि उसे डायरेक्टली आप नदियों में ले जाकर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से नदियों का जो पानी है वो खराब होगा और वो पॉल्यूशन करेगा, ठीक है, प्रदूषित होगा। दूसरा पॉइंट है कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ है। आजकल पता ही होगा आपको, अलग अलग तरह के जो कीटनाशक पदार्थ हैं वो सब्जियों पर भी छिड़के जाते हैं और जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ जो उगाए जाते हैं, ठीक है, खेतों में, उन पर भी छिड़के जाते हैं, जैसे एल्डरिन, DDT, ठीक है, आदि। ये पदार्थ वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। आप जब खेत में कोई भी हानिकारक हार्मफुल दवा आप लगाएंगे, ठीक है, सब्जियों को बचाने के लिए कीड़ों मकोड़ों से, ठीक है, तो क्या होता है अगर कहीं बारिश हुई या पानी आपने चलाया सब्जियों में या कहीं पर भी, जो कुछ भी आपने खेत में बोया हुआ है और वो पानी अगर बहकर नदियों में बहता है, ठीक है, तो उसके साथ जो दवा वगैरह छिड़की हुई रहती है वो भी बहकर नदियों में जा सकती है। तो इससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, यानी कि जल प्रदूषण होता है। अगला यहाँ पर बताया गया रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुँच जाते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो भी भूमि से क्या होता है, मृदा से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। अगला यहाँ पर कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है। जो कच्चा पेट्रोल निकाला जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह से, वो क्या होता है, अगर वो निकालते समय और या फिर भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है तो उससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। आप जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव देख लीजिए, हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया कि अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने कई भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे और जो जंतु जो है वो प्रभावित होते ही हैं। मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होता है। यदि वाटर पॉल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं मानव पर भी इसका सीधा इफेक्ट पड़ सकता है या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ता है, ये आपने देखा होगा। इसके बाद आगे बताया गया प्रदूषित जल के पीने से, अगर कोई व्यक्ति प्रदूषित जल पीता है, ठीक है, पॉल्यूटेड जल अगर आप पिएंगे, ठीक है, जो प्रदूषित है, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अनेक प्रकार की बीमारी, जैसे टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं, टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोलते हैं, ये हो सकता है। पेचिस हो सकती है, क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, ये हो सकता है। पीलिया आदि जैसे भयंकर रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है। प्रदूषित जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हानिकारक कृमि भी होते हैं, ठीक है, एवं उनके अंडे भी पाए जाते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस वजह से कभी भी आप इस तरह का जो गंदा पानी है, ठीक है, वो बिल्कुल भी यूज़ में ना लाएं, ठीक। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और वाटर को पॉल्यूशन से बचाएं, वाटर को यानी कि जल को प्रदूषित होने से बचाएं। जल ही जीवन है, आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए जल को और ना ही खराब करना चाहिए जल को, ठीक है। हमेशा उसे इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो कम से कम यूज़ किया जाए। आपको पता ही होगा बहुत ही कम मात्रा में ऐसा पानी है जो पीने योग्य है इस पृथ्वी पर, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हमें पानी नसीब हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जो राजस्थानी एरिया होते हैं, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, कई बार वीडियोस में दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इस समय पानी खत्म हो चुका है, ठीक है, और लोग जो है वो कई कई किलोमीटर दूर से पानी
भर कर लाते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ती है। आजकल महानगरों में भी आपने देखा होगा, वहाँ का जो जल स्तर है वो इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि उन्हें के लिए भी गाड़ियों से पानी भेजा जाता है, और वो जो भी कैन वगैरह होती हैं या बोतलें वगैरह होती हैं उनमें भरकर वो पानी ले जाते हैं, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, ठीक है, जहाँ की आबादी बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। आपने बड़े बड़े महानगरों में ऐसा देखा होगा और मूवीज़ में भी देखा होगा। ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। कई जगह आजकल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं, और ज़्यादातर ये आपका राजस्थानी एरिया में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए जल को आप हमेशा ख़राब होने से बचाएं और जल को हमेशा सेव रखें, ठीक है। फालतू जल वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। आगे इसमें क्या बताया गया, बाढ़ क्या है, ठीक है, बाढ़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बाढ़ के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो बाढ़ क्या है, ये किन कारणों से आती है। अतिवृष्टि के कारण जब वर्षा जल नदी तटबंधों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। अभी आपने देखा होगा बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कई बार जो डैम वगैरह हैं वो फुल हो जाते हैं। जब वहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो नदियों के द्वारा जो पानी होता है वो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिससे क्या हो जाती है, जो नदियों के आसपास के इलाके होते हैं, जो गांव होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उनमें जब पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में फैलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा जान माल की भी हानि हो सकती है, और आपने देखा भी होगा लाइक बिहार वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रकोप रहता है, और यूपी में भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की जो तबाही है वो देखने के लिए मिलती है प्रत्येक वर्ष, ठीक। तो बाढ़ के कारण क्या हो सकते हैं, बाढ़ निम्नलिखित कारणों से आ सकती है। भारी वर्षा तथा चक्रवात बाढ़ के कारण है। इसके अलावा अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। और भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से चक्रवात में भयानक बाढ़ आती है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, नदियों के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण अचानक बाढ़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना चाहिए, ये आपको पता होगा, ठीक, यानी कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा आगे बताया कि रेत और बजरी जमाव से नदी जल ऊंचा उठ जाता है। जो नदियाँ होती हैं उनमें रेत बनता रहता है। आपको पता होगा रेत कहाँ से मिलता है, जो मकान वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या जो बजरी है कहाँ से मिलती है, सब सारी की सारी नदियों से ही मिलती है। जब ये बड़ी मात्रा में उसमें फॉर्मेशन होता है नदी में, ठीक है, इन चीज़ों का, रेत का या फिर बालू जो भी आप बोलते हैं, और या फिर बजरी होता है, जब बड़ी मात्रा में इसका फॉर्मेशन यानी कि ये चीज़ें बनेंगी नदी में तो उसका जो स्तर है, ठीक है, वो ऊपर की ओर उठेगा, जिस वजह से पानी भी, वाटर का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो भी ऊपर की साइड में आएगा। तो इससे भी जो स्थिति है वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि तल ऊंचा उठ जाता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। कई निम्न क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण भी बाढ़ जो है वो उत्पन्न हो सकती है। यदि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है तब भी जल जो है, वाटर जो है वो इधर उधर फैलेगा पानी, ठीक है, क्योंकि उसे तो कहीं ना कहीं जाना ही है, तो भी बाढ़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न आपका, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। बाढ़ का ये उल्टा है, जैसे बाढ़ में बहुत सारा पानी बहकर आ जाता है, सूखे में बिल्कुल भी सूख जाता है, पानी मिलता ही नहीं है, ठीक। तो सूखे में क्या होगा, सूखा एक प्राकृतिक आपदा, इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, चलिए जानेंगे। सूखा का आशय बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में जल की कमी है। बहुत बड़े क्षेत्र में यदि जल वहाँ पर नहीं है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सूखा बोल सकते हैं। जल की कमी के कारण खाद्यान्नों का अभाव हो जाता है। आपको पता होगा जब पानी नहीं मिलेगा, भैया, तो फिर खाद्यान्न आप कहाँ से उगाएंगे, यानी कि जो फसल वगैरह है वो बिना पानी के तो उग नहीं सकती है। फसल को चाहिए पानी, विदाउट पानी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मानव इंसान को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, इसी तरह से पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए भरपूर मात्रा में जो पानी है वो चाहिए होता है। फसलों को तो पानी चाहिए ही चाहिए होता है, आपको पता होगा। उसे सूखा कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। कैसी आपदा है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार तथा जनता ने सूखे से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या क्या उपाय किए हैं, आप भी देख लेंगे और इन्हें याद रखेंगे। सबसे पहला उपाय इसमें बताया गया, पॉइंट नंबर 1, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल की व्यवस्था की गई है। वर्षा जल और धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। जहां पर सूखाग्रस्त एरिया है, कहीं पर यदि ऐसा एरिया है जहां पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो भूमिगत जल का संग्रह किया जाता है, वर्षा जल का संग्रह किया जाता है, और धरातलीय जल को नष्ट होने से बचाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, फसलों के हेरफेर की विधि द्वारा ऐसी फसलों की खेती की जाती है जो सूखे को सह सकें, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, जल सिंचाई की लघु योजनाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसके अलावा अगला पॉइंट बताया गया कि नहरों को पक्का करके पानी की कमी को दूर किया जा रहा है, जिससे पानी को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट बताया गया, शुष्क मार्गों में स्प्रिंकलर जल सिंचाई विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट बताया गया कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने का जो पानी है और पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी यानी कि वाटर का जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की जा रही है ताकि सूखे से
बचाव किया जा सके। ये जो व्यवस्था है वो सरकार और जनता दोनों लोग मिलकर करते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग अपने अपने स्तर पर, जिससे जितना हो सकता है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और अगले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया, क्या बताया गया आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, इसमें भी बताया गया है वर्षा जल का बोरिंग द्वारा जल संप्रेषण द्वारा भवनों का वर्षा जल भूतल में डाला जा रहा है। वर्षा जल का बोरिंग के द्वारा, ठीक है, जल संप्रेषण के द्वारा भवनों का जो वर्षा जल होता है, जो कि मकानों के ऊपर छतों पर गिरता है वर्षा का जल, ठीक है, उसे भूतल में डाल देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, गड्ढा बनाकर जो पानी बरसता है, ठीक है, बारिश होती है। अगला पॉइंट है वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आपको पता ही होगा जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे बारिश भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं बारिश होने के। जितना ज़्यादा जहाँ पर पेड़ लगे हुए होंगे वहाँ पर बारिश होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि जो विलेजेस एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों को गहरा खुदवाकर जल संचय प्रक्रिया जो है वो संचय संपन्न की जा रही है, ठीक है, जल का संचयन किया जा रहा है। नदियों में स्थान स्थान पर बांध बनाकर जल की रुकावट की जा रही है, नदियों में बांध बना दिए जाते हैं जिससे जल वहाँ पर रुका रहे, ठीक। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो साउंड पॉल्यूशन आज के वर्तमान समय की एक बहुत भयंकर समस्या है। ये बहुत, जिधर देखिए आप चले जाइए, ठीक है, बड़े बड़े महानगरों में धूमधाम होता ही रहता है, ठीक है। अगर आप रोड पर निकल जाएंगे तो वहाँ अजीब अजीब तरीके से जो वाहन है उनके हॉर्न बोलते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ में, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, यही आपका क्या है, साउंड पॉल्यूशन है। यही क्या आपका साउंड पॉल्यूशन है, जो हम बहुत ही तेज आवाज़ के साथ आजकल दुष्प्रभाव फैला रहे हैं, किसका? साउंड पॉल्यूशन का, ठीक है। इससे हमें बचना चाहिए। ये आप ना सोचिए कि और किसी के लिए नुकसानदेह होगा, ये हमारे खुद के लिए नुकसानदेह, आपको खुद इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? साधारणतः वार्तालाप की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है। हम जितनी आवाज़ में एक दूसरे से बात करते हैं, नॉर्मलिटी की नॉर्मल बात करते हैं, आसानी से जो एक से दूसरे व्यक्ति को सुनाई पहुंचती है, वही नॉर्मल वार्तालाप होती है। अगर उससे तेज आवाज़ में कोई भी व्यक्ति बोलता है या किसी अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि आवाज़ का उत्पादन होता है, तो वही क्या होता है? वही आपका शोर होता है, ठीक है। वही शोर होता है जिसकी बहुत तेज आवाज़ में आप साउंड बजा रहे हैं या बहुत तेज चीख रहे हैं या अदर तरीके से किसी भी तरह से इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिसमें आवाज़ बहुत तेज तरीके से निकल रही है, ठीक है। तो वही क्या होगा? शोर होगा। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, ठीक है। शोर क्या है? एक अवांछनीय ध्वनि है। अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जो ये जो शोर होता है ना फालतू का, ठीक है, ये बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, बता नहीं सकते भाई आपको, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। इस तरह के बेवजह का शोर जो है वो ना किया कीजिए, चाहे आप कहीं पर भी हों, ठीक। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सोर्सेज क्या हैं साउंड पॉल्यूशन के? मेन सोर्सेज ऑफ साउंड पॉल्यूशन दो उद्योग धंधे तथा मशीनों से ये हो सकता है। परिवहन के साधन जैसे वायुयान हो गया, ठीक है, रेलगाड़ी हो गई, मोटर हो गया, बस आदि के चलने से भी शोर उत्पन्न होता है। मनोरंजन के साधन लाइक सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविजन हो गया, इन सभी से भी जो है साउंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इनका हम बहुत ही कम से कम यूज़ करें, ठीक है, जहाँ तक हो सके तो ना के बराबर भी इनका यूज़ करें। अगला यहाँ बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन के ऊपर, ठीक है, मानव के ऊपर। साउंड पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं? तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को घटाती है। शोर से बहरापन हो सकता है, ठीक है, आपको सुनने में परेशानी हो सकती है, ठीक है, ये आपको ही नुकसानदेह होगा। अगर आप अपने आसपास चारों तरफ शोर उत्पन्न करें, बहुत तेज हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी का या और किसी चीज़ का, या अदर किसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आवाज़ उत्पादन कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचिए कि बहुत दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उसे ज़्यादा नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? आपको खुद होगा, खुद सेल्फ, यानी कि खुद को ही नुकसान होगा, ठीक है। आप ज़्यादा तेज आवाज़ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको, बल्कि इसका जो नुकसान है आपको ही होगा, क्योंकि दूसरा दूर जो बैठा व्यक्ति है उसे सुनाई जाएगी, तेज जाएगी सुनाई, ठीक है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा तेज तो आपको ही आएगी ना, अगर आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इससे बचें। हृदय रोग, ठीक है, हार्ट रोग होता है, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मानव के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो सकती है, यानी कि आंखों में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए। शोर हृदय यानी कि हार्ट, मस्तिष्क के अलावा यकृत को भी यानी कि लिवर को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। 90 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि है वो मनुष्य के लिए हानिकारक है। कितने? 90 डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, ठीक है, डेसिबल होती है, आपको याद रखना है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। जैसे आप कुछ लेने जाते हैं, कोई पदार्थ आपको किलो में तोल कर दिया जाता है, कपड़ा आपको मीटर में माप कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो
तरल पदार्थ होते हैं उन्हें लीटर में आपको दिया जाता है। इसी तरह से ध्वनि को इस चीज़ में मापा जाता है डेसिबल में, ये आपको पता है। और 90 डेसिबल से ज़्यादा की जो ध्वनि है वो हानिकारक होती है। ये क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होती है, तो आपको बताना होगा वहाँ पर कि 90 डेसिबल तक के लिए। 90 डेसिबल तक तो सही, ठीक है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होगी। अगला प्रश्न आपका, मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव बता दीजिए फटाफट। तो चलिए देखेंगे, प्रदूषित वायु, जल, कीटनाशक पदार्थ और घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने को ही मृदा प्रदूषण कहा जाता है। जो प्रदूषित वायु है या फिर जल हो गया, कीटनाशक पदार्थ हो गया, घरेलू अपमार्जक हो गया, ठीक है, घरेलू से जो भी कचरा कूड़ा कचरा निकलता है, ठीक है, तो क्या है, अगर वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसी क्या कहते हैं, आप मृदा को प्रदूषित किया आपने, ठीक है। क्या बोला, मृदा को प्रदूषित कर दिया, जो आपकी मिट्टी होती है उसे प्रदूषित किया आपने, ठीक है। कैसे किया जानेंगे। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या है, मृदा प्रदूषण के स्रोत मेन सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, तो घरेलू अपशिष्ट जैसे कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट आदि, अगर अब ये मिट्टी में जाकर मिलेंगे तो निश्चित रूप से मृदा जो है वो पॉल्यूटेड होगी। अगला है नगर पालिका अपशिष्ट, जो नगर पालिका जो जैसे कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग आते हैं, ठीक है, और वो ले जाकर अगर कहीं पर फेंकते हैं किसी खेत वगैरह में, तो उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं अपशिष्ट फैलते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ होता है कारखानों से निकला हुआ, वो जहाँ पर भी पड़ेगा उससे वहाँ की मृदा जो है वो अपशिष्ट होगी ही होगी। अगला पॉइंट है कुछ कृषि अपशिष्ट, जैसे कि कृषि में प्रयोग होने वाले अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ हो गए, रासायनिक पदार्थ हो गए, रसायन पीड़कनाशक आदि हो गए, जब ये सब्जियों पर या किसी भी चीज़ पर, ठीक है, जो खेती की चीज़ें होती हैं जो खेत में उगाई जाती हैं उन पर अगर इनका छिड़काव किया जाता है उससे भी क्या होती है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या, इफेक्ट क्या पड़ता है उसे भी देख लेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण के विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोगाणुओं को पनपने का अवसर मिलता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उन बीमारियों के जो रोगाणु होते हैं वो फैलते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, गंदगी पर अनेक प्रकार के कीट और मक्खियां पनपती हैं जो रोगों को फैलने में मदद करती हैं। जो गंदगी होती है उस पर अनेक प्रकार के कीट मक्खियां आ जाती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, तो वही क्या है, इधर उधर जो रोग वगैरह है वो उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका भूकंप, ठीक है, भूकंप बताना हो भाई, भूकंप, ठीक। तो भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप क्या, धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी या निचले चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, भूकंप क्या है, एक कंपन होता है, ठीक है। पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है धरातल के ऊपरी या निचली चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में, ठीक है। क्या होगा, कंपन होगा, ठीक है। धरातल के ऊपरी भाग में जब कंपन होता है यानी कि जो हिलता है, ठीक है, कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है उसी को बोलते हैं कंपन, ठीक। जिसके मोबाइल आपने देखा होगा वाइब्रेट करते हो वो क्या करता है, वो कंपन ही करता है। इसी तरह से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग धरातल है उस पर जब कंपन होता है न्यून अवस्था में, ठीक है, न्यून अवस्था में प्रारंभ होता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आपका भूकंप बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 80 आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ज्वालामुखी वोल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकारों का भी कर दीजिए उल्लेख, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं प्रकारों का उल्लेख, बता देते हैं आपको ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं। एक भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी क्या है, यहाँ से आप देखेंगे ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है, ठीक है। कैसा पर्वत होता है, ये शंक्वाकार पर्वत होता है ऐसा, ठीक है, इस तरह से ये शंक्वाकार पर्वत हो सकता है और यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है, जहाँ से लावा वगैरह निकलता है। तो शंक्वाकार पर्वत है जो भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण वायु, ठीक है, गैसें, लावा और अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर करता है, ठीक है। इस तरह से ये लावा वगैरह या फिर गैसें वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं, ठीक है। कैडनर के अनुसार बता देंगे, चलिए ये कैडनर के अनुसार भी देख लेते हैं, कैडनर जी ने क्या कहा है देख लेते हैं फटाफट। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आपको प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको बता ही गया था वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको जो QR कोड है वो दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर आप पेमेंट करेंगे 100 रुपीज़ की। आपको जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं सभी ईयर के पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व किए हुए वो सारे आपको उसी व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दी जाएंगे 3 से 4 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कैडनर के अनुसार क्या यहाँ पर डेफिनेशन दी है इन्होंने ज्वालामुखी की। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी एक सपाट संकुर है, सपाट संकुर है, ठीक है, जो एक नली के द्वारा पृथ्वी की गहराई से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें एक नली होती है जो पृथ्वी की आंतरिक भूमि से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बताया ये भूगर्भ से गैसें, ठोस और जलते हुए पदार्थों को बाहर निकालने में विकास का कार्य संपन्न करता है, ठीक है। जो गैसें वगैरह होती हैं, ठीक है, जलते हुए पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर निकाल कर फेंकता है। कौन फेंकता है, ये होता है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बाहर उबलता रहता है, ठीक है। और आगे इसमें बताया गया एक अन्य विद्वान के अनुसार ये भी देख लीजिए क्या है, भूपटल को फाड़कर धुआं, राख, वाष्प और गैसों के बाहर निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डेफिनेशन है आपके सामने लिखी हुई, ठीक है। कितनी,
3 डेफिनेशन है। अब आप एग्जाम ये ना कीजिए कि तीनों डेफिनेशन को आप लिखते रहिएगा, आप इनमें से कोई भी एक याद कर लीजिए, एक आप अपने माइंड में समझ लीजिए कि इस तरह से मुझे लिखना है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर बताएं एग्जाम में कि इसके अनुसार या इसके अनुसार या इस विद्वान के अनुसार, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी आसानी से नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पूरा मार्क्स जो है वो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, ठीक है। बस आपको समझना है यहाँ पर। तो ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं? ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तीनों प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर फटाफट पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। पहला प्रकार आपका सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है, यानी कि किसी भी समय इसमें से जो उद्भेदन है वो होता ही रहता है, ठीक है। इसमें से गैसेस जो लावा वगैरह है वो सारी चीज़ें निकलती रहती हैं हमेशा, ठीक है। इनका मुख सदैव खुला ही रहता है और समय समय पर लावा, धुआं और अन्य पदार्थ इससे मुंह से बाहर और शंकु का निर्माण होता रहता है, ठीक है। बाहर निकलते रहते हैं पदार्थ इसके मुंह से और शंकु का निर्माण होता है। दूसरा होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से यानी कि बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं कि किसी भी समय इसमें से जो विस्फोट है वो अचानक से हो सकता है, यानी कि इसमें से लावा वगैरह या फिर जो गैसें वगैरह हैं, ठीक है, वो निकल सकती हैं, किसी भी समय निकल सकती हैं, यानी कि किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जनधन की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, यानी कि इससे नुकसान होता है, ठीक है। और इसके मुख से गैसें और बाष्प निकला करती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अंतिम आपका है विलुप्त ज्वालामुखी। इससे कभी कुछ भी नहीं निकलता है, ये बिल्कुल सोया हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में वैसे प्रायः जो विस्फोट है वो बंद हो चुके होते हैं, ठीक है, और भविष्य में भी कोई विस्फोट होने की जो संभावना है वो नहीं होती है। ऐसे ज्वालामुखी को विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसका मुख मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और मुख का गहरा क्षेत्र कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है, जिस वजह से इसमें से कोई भी पदार्थ निकालने की जो संभावना है वो नहीं बचती है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या कि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपके सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है। तो सभी क्लासेस को अटेंड कीजिए। अगर आपने पिछली क्लासेस अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो सभी सब्जेक्ट की जो अलग अलग प्ले लिस्ट है वो आपको बना दी गई है यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिए जाकर। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम